नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी पता नहीं क्यों नाराज रहती है। 7-8 महीने बाद 4PM नेशनल चैनल बंद कर देती है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगानी पड़ी, इस बार फिर उन्होंने चैनल बंद कर दिया। अभय दुबे जी कह रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि 4PM से इतनी समस्या क्यों है मोदी जी को, गुजरात लॉबी को। क्या इसलिए कि हम 3 साल से लगातार नंबर 1 हैं, तो चैनल ही बंद कर दो। मैंने अभय दुबे जी से इस संबंध में विस्तार से बात करी है। हरदीप पुरी ना आए और नारे लगे, देखो देखो कौन आया, एपिस्टीन का दोस्त आया। और अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है, अभय दुबे जी के पास चलते हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं कि हर इम्तिहान के लिए पता नहीं क्यों जिंदगी को मेरा पता याद है। मोदी जी को हर 8-9 महीने बाद मैं सपनों में आता हूँ, मेरा चैनल बंद कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि देश में इतने चैनल चलते हैं, ये बार बार जो प्यार है, इलू इलू है, ये मेरे साथ ही क्यों दिखाते हैं। पिछली बार पहलगांव का हमला हुआ, मैं बस ये पूछ रहा था कि भैया ये आतंकवादी कहाँ से आ गए, पर ये सवाल पूछना भारी पड़ गया। यूट्यूब से मेल आया कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए बंद कर दिया जाता है। मुझे लगा कि भाई ये तो गाली दे दी इन्होंने, राष्ट्रीय सुरक्षा पाकिस्तान की झड़प हो रही है और मैं भारत के खिलाफ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। देश मुझे इनसे कहीं ज्यादा प्यारा है। खैर मैं दिल्ली गया, मेरे मित्र हैं हैदर भाई तला साहब वकील हैं, इन लोगों ने बहुत बढ़िया रिट तैयार करी और मैं गया दिल्ली। कपिल सिब्बल जी ने बिना एक पैसा लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तीसरे दिन सरकार ने चुपचाप खोल दिया चैनल और छठे दिन कोर्ट में आके कह दिया हमने अपना आदेश वापस ले लिया, हमने अपना काम धंधा शुरू कर दिया। अब पता नहीं क्या हो गया, फिर सुबह आ गया यूट्यूब से मेल कि भारत सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल बंद और चैनल बंद। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं बंबई में थोड़े दिन रहने के आ गया, इन्होंने मुझे दाऊद इब्राहिम का भाई समझ लिया। कुछ लोग कहते हैं मैं चश्मा भी ऐसी लगाता हूँ जो दाऊद से शरदा वाले जगह से मिलता है, तो आजकल मैं थोड़ा स्टाइलिश भी रहने लगा हूँ, तो इनको इससे तकलीफ होती है। लेकिन मैं मजाक से हट के ये पूछ रहा हूँ अभय दुबे जी, क्या भारत में वाकई में पत्रकारों से डर लगता है? ये गोदी मीडिया के चैनल जो दिन भर फर्जी खबर चलाते हैं, लाहौर में चढ़ाई हो गई, कराची पे चढ़ाई कर ली, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते रहते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने तो ईरान और इजराइल पे बस चंद सवाल पूछ लिए थे। मैंने पूछ लिया था कि भाई अमेरिका से डर क्यों लगता है, ये एपिस्टीन से क्या रिश्तेदारी है? एपिस्टीन चाचा जी का लड़का या मामा का लड़का तो नहीं है कि अब पिछले जन्म में कुंभ में बिछड़ गया हो एपिस्टीन, ये हरदीप पुरी वहां पे जाके क्या कर रहे हैं? मैं और अब यही तो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गलत है? भारत का बच्चा पूछ रहा है कि भैया ये यौन शोषण करने वाले नरबक्षी राक्षस से इनके संग काय की दोस्ती थी हरदीप पुरी से? और आज तो हरदीप पुरी जब पार्लियामेंट में गए हैं तो नारे लगे वहां पे, देखो देखो कौन आया, एपिस्टीन का दोस्त आया, दोस्त आया। तो क्या हम सब पार्लियामेंट के एमपी को बाहर कर दोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत डेमोक्रेसी में, भारत में पत्रकारों की सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्हें परेशान किया जा रहा है, FIR हो रही है। मैं बात अपनी ही नहीं कर, चलो आज तो मेरा बहाना बन गया, लेकिन मैं 2 बातें अभय जी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इस जगह पे बैठे हैं और सालों से बैठे हैं। पूरे देश की पत्रकारिता आपने देखी है, पूरे देश के बड़े बड़े चैनलों पे आप लगातार जाते रहे हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं, प्रोफेसर रहे हैं। आप मेरा पक्ष मत लीजिएगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बता दीजिए, क्या 4PM ने कोई गलती करी है? 4PM ने इतना बड़ा गुनाह किया कि चैनल बंद करा दिया जाए? चूक कहाँ हो रही है? हमसे इतना क्यों चिढ़े हैं? क्या हम उत्तर प्रदेश है, लखनऊ में रहते हैं और उत्तर प्रदेश इनकी नब्ज है, इनके बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश, हमारे बोलने से इनको प्रभाव पड़ता है, हमारे बोलने से इनके कोर वोटर पे दर्द होता है। आखिर हमने गुनाह कौन सा किया है जो बार बार हम पे चाबुक चला देते हैं? आपको क्या लगता है? संजय जी, ईमानदारी से कहूं तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि 4PM पर ऐसी कौन सी बात कही जा रही है जो कि दूसरी कई जगहों पर नहीं कही जा रही है। शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन संसद में कहा जा रहा है, संसद में एप्स्टीन का नाम गूंज रहा है। जो एप्स्टीन गिरोह है, एप्स्टीन गिरोह के सदस्य के तौर पर हरदीप पुरी का नाम गूंज रहा है। सब लोग कह रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पर यह बात गूंज रही है, और जो गोदी मीडिया है, संसद में चूंकि बात कही जा रही है इसलिए वो बात गोदी मीडिया पर भी कही जा रही है, अखबारों में वो बात लिखी जा रही है। मैं तो रोज 7-8 अखबार पढ़ता हूं, अखबारों में जो बात लिखी जा रही है, सब जगह वो बात आ रही है। इसके बावजूद इनका नजला विशेष तौर पर 4PM पर क्यों गिर रहा है, ये एक मसला है, ये एक मसला है जिसके ऊपर सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि 4PM देश का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसकी प्रगति भी ऐसी है तो कि दोस्त भी ईर्ष्या करें,
ऐसी प्रगति हो गई है 4 PM की। लगातार आप मेरे ख्याल से कम से कम 2 वर्ष से लगातार नंबर 1 पर हैं, बिना 3 रुके साल से हुए 3 साल 3 से साल लगातार नंबर 1 पर हैं, बिना रुके हुए, बिना किसी गैप के, बिना किसी अंतराल के नंबर 1 पर हैं और आपकी बात दूर-दूर तक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है। मैं तो ये मानता हूं कि भाई जो यूट्यूब का भारतीय चैप्टर है, इंडियन चैप्टर है, उस पर भारत सरकार की चलती है। तो मुझे ऐसा मेरा मानना ये है कि भारत सरकार ने जो आपका राष्ट्रीय चैनल है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है उसको तो वो रोक नहीं सकती। एक मिनट अभय जी एक मिनट रुकूंगा। नेशनल जी। चैनल भारत में बंद है। हाँ। आज दिन की जो लाइव हुई डिबेट होती है हमारी, उसको 25,000 लोग देख रहे थे। भारत में तो देख नहीं सकते। इसका मतलब विदेश में वो डिबेट 25,000 लोग देख रहे थे। चैनल बिल्कुल। बंद है। आज 1,500-2,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, यानी ये जी। 1,500-2,000 विदेशों में बढ़े हैं। हमारे भारत में तो बंद है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है कि हमें बंद क्यों किया गया। देखिए, अब आपका विदेशों में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मोनेटाइजेशन भी बढ़ रहा होगा कि भारत के अंदर मोनेटाइजेशन बढ़ता है तो उसमें आपको कम मिलता है। जब विदेशों में मोनेटाइजेशन होता है, अमेरिका में होता है, दूसरी जगह में मोनेटाइजेशन होता है, तो फिर जो भी उस प्लेटफॉर्म को चला रहा है उसको ज्यादा धन जाता है। तो एक सामान्य सी बात है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, जितने बार वो आपका चैनल बंद करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। जब पहली बार आपका चैनल बंद किया गया तो आप जानते हैं कि आपकी लोकप्रियता और बढ़ी, आपकी लोकप्रियता में कोई कमी तो नहीं आई। और मुझे पक्का यकीन है, हो सकता है कि पिछली बार से सबक लेकर सरकार ने कुछ खास तरह की तैयारी की हो अदालत का सामना करने के लिए, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इस बार भी पूरी तरीके से आप कामयाब होकर इसमें निकलेंगे। सोशल मीडिया के आज बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैं मतलब मैं चाहूं तो उसके नाम भी बता सकता हूं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप उन सब लोगों को जानते हैं। और उन सब लोगों का मानना यह है कि ये आप इसमें कामयाब होकर निकलेंगे और सब लोग सतर्क भी हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी और के साथ इस तरह की घटना न हो। देखिए, ये एक किसी सरकार की कमजोरी की चुगली खाने वाली घटना है। जब सरकार अंदर से कमजोर हो जाती है, डर जाती है, तो उसकी जो पहला जो एक्शन लेती है वो मीडिया के खिलाफ लेती है, अपने आलोचकों के खिलाफ लेती है। आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, सब पत्रकारों को पकड़ के जेल में बंद किया था और उसके बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था उस चुनाव में। मेरा मानना है कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त उसी हश्र का इंतजार कर रही है, कुछ कदम दूर है उस हश्र से। 2029 में जब चुनाव होगा ये सरकार टिक नहीं पाएगी कि सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो राजनीतिक रूप से घटनाएं हो रही हैं हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं, हम उनका विश्लेषण करके पेश कर रहे हैं। भाई हम कोई जनता के बीच जाके प्रचार थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो जनता जो सोच रही है हम तो उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हम तो उसको डिकोड कर रहे हैं जनता क्या सोच रही है। जब लाइनें लगी हुई हैं गैस के लिए, कुकिंग गैस के लिए, जब देश भर के रेस्तरां बंद होने के कगार पर खड़े हुए हैं, जब घर की गृहिणियां जो हैं उनकी गैस का सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है, ना ऐप के जरिए बुक हो रहा है और ना ही फोन करने पे कोई फोन उठा रहा है उधर गैस एजेंसी की तरफ से, और संसद में जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो एप्स्टीन गिरोह के सदस्य हैं, वो ये दावे कर रहे हैं कि भाई ईरान ने हम लोगों को इजाजत दे दी है कि हम वहां से वो ले आए, अपने जहाज ले आए। एक जहाज आया भी है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन केवल एक जहाज आया है। 30 जहाज फंसे हुए थे, उनमें से एक जहाज आया है। 29 जहाज अभी भी होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे हुए हैं। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये तो कहा है कि 3 दफा हमारी बात हुई है ईरान के विदेश मंत्री से, ईरान के विदेश विभाग से, लेकिन उस बात का नतीजा क्या निकला ये उन्होंने नहीं बताया। हरदीप पुरी ने अपने मन से नतीजा निकाल के बता दिया और गोदी मीडिया ने उसको चला भी दिया। एआई से जनरेटेड एक तस्वीर भी दिखा दी जिसमें भारत के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं। अब तो एआई से जनरेटेड हो गए, हर तस्वीर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से।
और हम जानते हैं कि सारी तस्वीरें एआई द्वारा जनरेटेड होती हैं और फेक होती हैं। तो अब पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रचार जो है वो फेक तस्वीरों के दम पर चल रहा है। संजय जी, मुझे तो अब धीरे धीरे बिल्कुल पक्का यकीन होता जा रहा है कि ये सरकार, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, अदालत में इनका जो प्रतिबंध है वो पूरी या तो वो कोई आपके खिलाफ ठोस सबूत पेश करें, भाई आपका क्या एक आध कोई वीडियो दिखाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत की न्यायपालिका की तर्क बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है कि वो उन वीडियोस में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के बीच में कोई फर्क न कर सके। तो मुझे पक्का यकीन है, और मेरा जो मनोबल है वो आपके साथ है। मुझे पक्का यकीन है कि आप अदालत में जीतेंगे और फिर से 4 PM का जो नेशनल चैनल है फिर से जारी होगा, और पहले से भी ज्यादा धूमधाम से जारी होगा, और आप पहले से भी ज्यादा जोरदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला बढ़ाने के लिए। बात करते हैं राजनीति की खबरों का। कैसा लगा होगा हरदीप पुरी को जब संसद में नारे लगे होंगे, कौन आया, देखो एप्स्टीन का दोस्त आया, कि दिल पे क्या बीती होगी उनके और उनके घर वालों पे। हरदीप पुरी की पत्नी और बच्चों ने क्या सोचा होगा कि हमारे पिता, हमारा पति ऐसा है जो उस नरभक्षी के संग, उस राक्षस का दोस्त था, उस राक्षस के बुलावे में पार्टी करना चाहता था, जो 8-10 साल की बच्चियों का यौन शोषण करता था। कैसा उनके परिवार पे क्या लगा होगा, मैं दिन भर सोचता रही ये बात। आदमी संजय जी, दुनिया की नजर में आप परिवार वाले आदमी हैं, इसलिए आपको लगता है कि जैसा आपका परिवार है, जैसा मेरा परिवार है, उस तरह हरदीप पुरी का भी परिवार है। यही तो आपकी नादानी है। आप माफ कीजिए, आप अनुभवी पत्रकार हैं, आप देश का टॉप चैनल चला रहे हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मुझे नादान नजर आते हैं। हरदीप पुरी का परिवार अलग तरह का परिवार है, वो हमारे और आपके ऐसा परिवार नहीं है। हरदीप पुरी की पत्नी भी विदेश सेवा की अफसर है, और आप ये मान के चलिए कि हरदीप पुरी ने जो भी किया है, जिसके भी साथ किया है, आप ये मत मानिए कि वो उनसे अलग हैं या कोई इस तरह की बात है। वो तो, मैं इसको कहूंगा, वो संयुक्त कार्रवाई है। इसलिए उनके परिवार को आप इस तरह से एक्सोनरेट मत कीजिए। वो अलग तरह की, ये लोग अलग तरह की दुनिया में रहते हैं, कुछ और ही दुनिया में रहते हैं। ये हमारे आपके परिवार की तरह नहीं है। सही बात है, हमारे आपके लोगों की तरह समझने वाले लोग भी नहीं है। ईरान के मसले पर क्या लग रहा है आपको? ईरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या होगा दुनिया का? दुनिया में ईरान क्यों लोग थमेगा? अब तो ईरान का हाथ भारी है, ईरान का हाथ ऊपर है। अब तो ईरान एक एक हमला कर रहा है, उससे और ज्यादा अमेरिका और विचलित हो रहा है, इजराइल और विचलित हो रहा है। अब तो हिंदी के अखबारों में तक भी इस तरह की खबर आ गई है कि शायद नेतन्याहू का युद्ध में देहांत हो गया है, घायल हो गए, वो उनका प्राणांत हो गया है। कुछ सवालिया निशान लगा हुआ है उसमें। देखिए, सब लोग जानते हैं कि अमेरिका 11,000 किलोमीटर दूर है, ईरान की मिसाइलों की रेंज इतनी नहीं है 11,000 किलोमीटर तक जाए। इजराइल 2,000 किलोमीटर है और ईरान की मिसाइलें 2,000 किलोमीटर की रेंज वाली हैं। तो इजराइल के ऊपर दबादब गिर रही हैं। अगर ईरान की मिसाइलों में 11,000 किलोमीटर की रेंज होती तो वो डोनाल्ड ट्रंप का जीवन भी खतरे में होता। वो भी व्हाइट हाउस में नहीं होते, व्हाइट हाउस के नीचे जो बंकर बना हुआ है उसमें घुसे हुए होते। इसे पैनिक रूम कहा जाता है, उस बंकर को कहा जाता है पैनिक रूम। वहां पे घुसे हुए होते। तो ईरान इस वक्त इस युद्ध में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। वो ईरान एक नया इतिहास लिखने के लिए जा रहा है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की एक्सिस को, उसकी धुरी को, उसके समीकरण को पराजय की कगार पर पहुंचा दिया है। देखिए, परवीन सहानी और जनरल जीडी बख्शी, ये दो ऐसे भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि ईरान जीतेगा, अमेरिका हारेगा, नेतन्याहू हारेगा। ये लगातार जोर देकर कह रहे हैं, और जैसा वो कह रहे हैं मुझे तो लगता है कि वैसा ही घटित होने के लिए जा रहा है। अब तो मीडिया में वो शर्तें भी आने लगी हैं जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने रखी हैं कि
जब तक हमारी ये शर्तें नहीं मानी जाएंगी युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान ये कह रहा है युद्ध की शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। ईरान इस वक्त फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, हम सब लोग तालियां बजा रहे हैं और नेतन्याहू और ट्रंप डरे हुए उस डायलॉगों को सुन रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप ने जितना ईरान का बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, इससे ज्यादा वो बिगाड़ नहीं सकते। ईरान जो कर रहा है उससे उनका लगातार बिगड़ रहा है, उनके बिगड़ने की कोई सीमा नहीं है। ईरान तो वहां तक पहुंच चुका है जब आप किसी को जिसका सब कुछ खत्म हो गया उसका आप और क्या खत्म करोगे, जिसका सब कुछ लुट गया उसको आप और क्या लूटोगे, वो तो सरवारा हो गया है। इसीलिए तो कहते हैं जो सरवारा हो जाता है वो क्रांति करने के लिए आजाद होता है, वो तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, उसे तो प्रलय चाहिए। ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रलय के मूड में है। अब ये लोग अपना दामन बचाते हुए घूम रहे हैं। मैंने अभय जी वहाँ के अब्बास साहब हैं, मैंने उनसे बातचीत की थी, ईरान के प्रोफेसर हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ईरान के लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। वो बता रहे थे कि जब ये अमेरिका ने कहा सबसे बड़ा हमला करेंगे तो लोग 6-6 साल के बच्चे को लेकर सड़क पे आ गए कि हम अपने बच्चे को शहीद कराने के लिए तैयार है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम मौत से नहीं डरते। एक खामेनी की मौत ने क्या पूरे ईरान को करबला की जंग जैसा बना दिया है। हर व्यक्ति खुद को शहीद करने के लिए प्रस्तुत कर रहा है। और ये अमेरिका के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा भी होता है जहां के लोग अपनी जान को हथेली पर रखते हैं अपने मुल्क के लिए। ये दीवानगी ईरान में कहां से आ गई? देखिए, ईरानी परंपरा और जो शिया इस्लाम की परंपरा है ये उस परंपरा से निकली हुई दीवानगी है। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश के ऊपर जब आप एक अन्यायपूर्ण हमला करते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए हर उस देश में छोटा हो या बड़ा हो एक जबरदस्त जज्बा पैदा होता है। वो जज्बा संघर्ष का होता है, वो जज्बा कुर्बानी का होता है, वो जज्बा जद्दोजहद का होता है, वो जज्बा देशभक्ति का होता है, वो जज्बा बलिदान का होता है। और अगर वो उसका इतिहास ईरान जैसा हो, अगर इमाम हुसैन की शहादत जो कि करबला के मैदान में हुई थी, बड़ी उनको दुख बहुत तकलीफें देके उनको मारा गया था, उनको शहीद किया गया था, उसका जिसका शोक शिया सारी दुनिया में मनाते हैं। और मुहर्रम में रोजा तो सभी लोग रखते हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। देखिए, अयातुल्लाह खामनेई की जो शहादत हुई है वो रमजान के दौरान हुई है। इन लोगों ने हमला रमजान के दौरान किया है, इसलिए अयातुल्लाह खामनेई को रमजान का शहीद कहा जाता है। उनका नाम केवल शहीद नहीं है, उन्हें रमजान का शहीद कहा जाता है। वो जो इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, उनकी शहादत उनके वहां तक पहुंच गई है। और इस बात को सारी दुनिया के शिया मुसलमान भी मानते और समझते हैं, वो द्वेलित हैं। और जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भी उस पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। सबको बहुत दुख हो रहा है। और आप हिंदुओं से बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात कीजिए, ऐसे नहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनको तो छोड़ दीजिए, मतलब अंधभक्तों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन साधारण जो बीजेपी का वोटर है आप उससे बात कीजिए, वो हमेशा कहेगा ये दिस इज अनजस्ट वॉर, ये एक अन्यायपूर्ण युद्ध। लग रहा है सबको। मेरे ख्याल से जो आम आदमी है उसकी सहानुभूति भी ईरान की तरफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका जिस तरह से कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ला रहा है, कभी हमला कर अच्छा, दे रहा है अमेरिका तो ईरान। दुनिया में, संजय जी, अमेरिका तो दुनिया की जनता में कभी लोकप्रिय नहीं रहा। भारत की जनता में भी अमेरिका कभी लोकप्रिय नहीं रहा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उस जमाने में भी, जनसंघ के जमाने में भी अमेरिका की सपोर्टर थी। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के धुन छल्ले बने हुए हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि ये लोग उस जमाने में भी अमेरिका के समर्थक थे। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अमेरिका के चाटुकार थे और समर्थक थे और आज भी बने हुए हैं। ये मैं अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ जरूर करूंगा कि उन्होंने इस परंपरा से थोड़ा हट के उन्होंने एक संतुलन बनाने की कोशिश की। वो तो अटल जी की अपनी उपलब्धि थी, लेकिन जैसे ही वो नजारे से हटे और नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के हाथों में आया, वैसे ही
वो पूरी तरीके से अमेरिका के दुम छल्ले बनने की तरफ बढ़ गए। और आप देख लीजिए भारत की विदेश नीति क्या है, वैसी अब भारत की विदेश नीति हो चुकी है। ठीक बात है, एक के बाद एक गिर रही है। अच्छा, ट्रंप को क्या लग नहीं रहा कि अमेरिका में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है? आर्थिक नुकसान जितना अमेरिका का हो रहा है, वो ड्रोन बहुत सस्ते में बन रहा है, मिसाइल ईरान में लाखों के ड्रोन को रोकने मैंने के तो लिए आपको आंकड़े दिए थे ना कि 8 लाख रुपए में 8 या इतने ही कुछ लाख रुपए में एक ड्रोन बन जाता, एक ड्रोन ईरान का होता है। उस ड्रोन से जो हमला करता है, उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल की जाती है अमेरिका की तरफ से, वो सैकड़ों करोड़ रुपए की होती है। तो अमेरिका को युद्ध बहुत ही महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है अमेरिका को युद्ध। और अब ट्रंप के सलाहकारों ने उनसे कहना शुरू कर दिया है कि आप जरा जल्दी कीजिए, उस युद्ध से निकल जाइए, कोई फेस सेविंग फार्मूला खोजिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा बची रहे, आप निकल जाइए किसी तरह। इजराइल अभी तक वही बात कह रहा है कि हमें वहां पे शासन में परिवर्तन करना है। तो ये भी स्थिति बन सकती है कि अमेरिका इजराइल को युद्ध में छोड़कर अपनी तरफ से बाहर निकल जाए और फिर सीधे सीधे नेतन्याहू अकेले रह जाएं इसके अंदर। फिर नेतन्याहू की जो पिटाई होगी उसका आप अंदाजा लगाइए, ये हो सकता है, इसकी पूरी खत्म अस्तित्व के इजराइल के तो अस्तित्व के लाले पड़ जाएंगे, वही निवट ही ना जाए, और मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। ठीक बात है। ये सब दुनिया कुछ आने हो वाले सकता है, युद्ध इस मुकाम पे आ गया है संजय जी कि ये सब कुछ घटित हो सकता है। ठीक बात है, आने वाला समय बहुत हम लोग कल विषम फिर चर्चा होगा। करेंगे, फिर देखिए कल तक क्या डेवलपमेंट होता है, कल तक हो सकता है कुछ घटित हो जाए इस तरह का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, इन्होंने भारत की मीडिया की आज़ादी, मीडिया पे हमले, मीडिया की हैसियत बताई है और मेरे लिए कहा है कि पूरे देश के पत्रकार कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ और सभी को भरोसा है कि मैं इस लड़ाई में जीतूंगा। आप सबका प्यार भी मुझे चाहिए इस जंग में जीतने के लिए, ईश्वर की कृपा चाहिए और जरूर हम जीतेंगे। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए, बस आपका प्यार भी मिलता रहे। शुक्रिया, थैंक यू।